हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। चलो हम लोग सॉलिड स्टेट कर रहे थे क्लास में, तो आज सोचे कि सॉलिड स्टेट का जितना भी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी आईएएससी के एग्जाम में इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा जाएगा। हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्जाम के को ध्यान में रख के और बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जितना भी इसको देख लेने के बाद सॉलिड स्टेट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो बोर्ड के एग्जाम के लिए आप निश्चिंत रह सकते हो, ठीक है। बाकी ये इसका इतना लेवल नहीं है कि जेईई मेंस और नीट इससे हो पाएगा, तो उसके लिए हम लोग बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है या फिर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलो देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। देखो, सबसे पहला सवाल है बेरवेदार ठोस का उदाहरण है, यानी आपसे पूछ रहा है कि एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन है इसमें। तो हीरा, ग्रेफाइट, नमक और रबर। तो क्लियर है कि एमोर्फस सॉलिड क्या होगा, रबर होगा, ठीक है। हीरा क्या है, हीरा है कोवैलेंट यानी सह संयोजक, क्रिस्टलाइन है। ग्रेफाइट भी क्या है, कोवैलेंट है। और नमक NaCl क्या होता है, आयनिक होता है। उसके बाद एमोर्फस का कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं एमोर्फस का। तो एक तो ग्लास हो गया, फिर आपका ये रबर हो गया, और जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स जिसको आप लोग बहुलक बोलते हो, जिसमें टेरिलीन, डेक्रोन, टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो सब आते हैं इसमें एमोर्फस सॉलिड में। तो ध्यान रखना इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे, यदि आज आप समय का सही उपयोग कर रहे हो तो आने वाले 5 साल बाद आप खुद एक ब्रांड होंगे। ब्रांड जानते हो ना, नाम बिकता है, तो अपने आप को ब्रांड बनाना है आने वाले समय में, तो अभी वाले समय का शिद्दत से उपयोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो वही सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, कौन एमोर्फस सॉलिड है। तो सिलिकॉन कार्बाइड कोवैलेंट सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है, कांच आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका अक्रिस्टलीय एमोर्फस सॉलिड होगा। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ससुरा बढ़ ही नहीं रहा है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखो, क्रिस्टल में बोल रहा है कि वैकेंट स्पेस है, वैकेंट स्पेस खाली जगह, और खाली जगह में कौन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। तो क्रिस्टल में खाली जगह में इलेक्ट्रॉन चला गया तो उससे क्या होता है, उसे एफ सेंटर बोलते हैं, और एफ सेंटर के कारण ही क्रिस्टल कैसा दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है, ठीक है। और ये इस प्रकार के डिफेक्ट में होता है, तो एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट में होता है, ठीक है, धातु अधिकता दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो देखो, HCP में नंबर ऑफ एटम होता है 6। कुछ और का आप याद रखना, जब आपसे सिंपल का पूछा जाएगा, सिंपल यूनिट सेल का, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 2 नहीं 1 होगा, ठीक है। उसके बाद BCC में पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ एटम 2 होगा, FCC में पूछा जाए तो 4 होगा, और HCP में पूछा जाए तो 6 होगा। उसके बाद कुछ का कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद रखना, ठीक है। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 8 याद रखना। उसके बाद सीजियम क्लोराइड जो है BCC है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। NaCl में Na+ और Cl- दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। और HCP का या FCC का या CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 12 याद रखना।
ठीक है, तो एक सवाल से इतना सब बता दिए, ध्यान रखना इन सारी चीजों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रवा कितने प्रकार के होते हैं बताओ? क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल, अरे क्रिस्टल 4 प्रकार के होंगे। क्रिस्टल 4 प्रकार के, कोवैलेंट, फिर उसके बाद आयनिक, उसके बाद मॉलिक्यूलर और उसके बाद मेटॉलिक। तो टोटल क्रिस्टल कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। रवा 4 प्रकार के, ध्यान रखना। H2O में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? अच्छा सवाल है, बार बार आता है बोर्ड के एग्जाम में, रिपीटेड है, तो याद रखना। H2O, NH3 और HF, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यहाँ पे ऑप्शन में है हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटॉलिक बॉन्ड, इनमें से सभी, तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? पैकिंग फ्रैक्शन की बात हो रहा है। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी, तो HCP में या FCC में पैकिंग इफिशियंसी याद रखना 74%। हम पैकिंग इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। BCC में पैकिंग इफिशियंसी होता है 68%, और वही सिंपल क्यूबिक में पैकिंग इफिशियंसी होता है 52.4%। ओके, लेकिन जब बात पैकिंग फ्रैक्शन का हो, जो यहां पे लिखा हुआ है पैकिंग प्रभाज, इसका अंग्रेजी होता है पैकिंग फ्रैक्शन। और हम जो ये बताए हैं पैकिंग इफिशियंसी, ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, और पैकिंग फ्रैक्शन जब आएगा तो आप इसी में 100 से, यानी परसेंटेज को हटा देना है, 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 0.74, ये आ जाएगा 0.68 और ये आ जाएगा 0.524। ठीक है, तो परसेंटेज रहेगा तो उसको पैकिंग इफिशियंसी बोलना, और जनरल रहेगा ऐसे फ्रैक्शनल टर्म में तो उसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। तो HCP में पूछ रहा है तो कितना होगा? 0.74 होगा। BCC इकाई सेल में मुक्त स्थान कितना होता है बताओ? तो अभी देखें कि BCC में पैकिंग इफिशियंसी होता है 68%, तो फ्री स्पेस कितना होगा? तो 100 - 68 32। 2018 IAC में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक धातु का रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन, HCP संरचना में होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 होगा। HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी पता है 12 होता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़े में क्रमशः टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है? बताओ तो। इस क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग, हम बताए हैं, कॉपी में नोट करके लिखवाए थे। तो इसमें जो है वो पाया जाता है HCP और CCP में। तो HCP और CCP में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है। क्लियर कट लिखवाया हुआ है आपको कॉपी में। और बताओ कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं, तो पर एटम 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, और पर एटम एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अगर क्रिस्टल बनाने वाला N है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2N होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? N। ठीक है, ध्यान रखना। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है? फिर से एक अच्छा सवाल, लेकिन बहुत ही आसान सा। तो मूल क्रिस्टल तंत्र कितना है? 7, जो हम आपको ट्रिक बताए थे, CTORHMT। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, टोटल 7। क्यूबिक जो है वो सबसे ज्यादा बताए थे कि क्या है? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। और ये ट्राइक्लिनिक सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक, असममित। फिर याद रखना कि ब्रेवियस लैटिस टोटल कितना होता है? 14। टोटल ब्रेवियस लैटिस होता है 14।
जिसमें इसका भी ट्रिक बताए थे, ऐसे याद रखना 3 2 4 1 1 2 1। तो ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज्यादा ब्रेवियस लैटिस और क्यूबिक में फिर सेकेंड सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इतना चीज इस क्वेश्चन से याद रख सकते हो। इस वीडियो के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएंगे। कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो वही है क्वार्ट्ज ग्लास। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर खाली क्वार्ट्ज पूछ दे तो फिर क्रिस्टलाइन है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास बोल दे तो फिर क्या हो जाएगा? एमोर्फस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय? फिर से वही सवाल, कांच है। किसमें एचसीपी क्रिस्टल संरचना होती है? बताओ तो एचसीपी किसमें होती है? सीजियम क्लोराइड का तो बीसीसी, जेडएनएस का सीसीपी, तो NaCl जो है एफसीसी या एचसीपी का निर्माण करता है। अष्टफलकीय रिक्ति का त्रिज्या अनुपात क्या है? बताएं। टेट्राहेड्रल वॉइड का होता है 0.225 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का होता है 0.414। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पूछ रहा है 0.414। क्या मतलब हुआ इसका पूछने का? इसका पूछने का मतलब यह हुआ कि जिस स्फीयर के द्वारा, जिस क्रिस्टल के द्वारा वॉइड बनाया गया, तो उस क्रिस्टल का यानी उसके एटम का रेडियस और जो बनने वाला वॉइड है उसका रेडियस में क्या परसेंटेज है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कण के आयतन का अनुपात है, कण के आयतन का अनुपात है 0.68। तो यही है आयतन का अनुपात। क्या होगा? देखो, अंतः केंद्रित है तो जेड बराबर क्या होगा? बीसीसी है, बीसीसी जेड इक्वल टू 2। तो हमको निकालना है पैकिंग इफिशियंसी, वही ना। तो पैकिंग इफिशियंसी 2 इंटू 2 स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम नीचे रखेंगे तो ए क्यूब, और चूंकि हम जानते हैं कि r इक्वल टू √3a/4 होता है, तो a इक्वल टू 4r/√3, यहाँ पे रख देंगे 4r/√3 का होल क्यूब। सोल्व करोगे पूरा आ जाएगा 0.68। वही परसेंटेज करते हैं तो 68% आ जाता है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। पिंड केंद्रित, देखो पिंड केंद्रित यानी बीसीसी, तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, तो पर एटम, अभी लिखे ना, पर एटम यानी एक एटम के द्वारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक ही बनता है और टेट्राहेड्रल वॉइड 2 बनता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 1 होगा। देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए एवं बी तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए के परमाणु घन के कोनों पर, ए कहां है? कोने पर, और बी के परमाणु फलक के केंद्र पर, बी कहां है? फेस पर। तो फॉर्मूला फाइंड करें। कोने पे है 8 × 1/8, क्या मजाक कर दिया। फेस पे है 6 × 1/2, तो ये 1 आ गया और एक 3, तो फॉर्मूला हो गया AB3, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन कुछ आईएससी के एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, इसी को याद रखना। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? FCC। NaCl आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बनेगा किससे? Na प्लस और Cl। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा? FCC होगा। Na प्लस कहां रहेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। Cl माइनस क्या करेगा? FCC लैटिस बनाएगा, FCC लैटिस बनाएगा। ठीक है, इतना चीज इससे याद रखना। अच्छा एक चीज और, Na प्लस का रेडियस कितना होता है? Na प्लस का होता है आपका शायद 99 पिकोमीटर और Cl माइनस का 181 पिकोमीटर, ये होता है। इनमें से कौन आयनिक ठोस है? आयोडीन तो मोलिकुलर है, Li लिथियम क्लोराइड, यही क्या होगा? आयनिक ठोस होगा।
हीरा कोवैलेंट है, ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर है। ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है? देखो ग्रेफाइट का संरचना होता है हेक्सागोनल और हीरे की संरचना टेट्राहेड्रल, ठीक है, हीरे का टेट्राहेड्रल। फिर मीथेन का भी टेट्राहेड्रल। फिर सॉलिड नहीं है बट अमोनिया का पूछा जाता है, याद रखना पिरामिडल। फिर उसके बाद H2O का याद रखना बेंड, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इतना का स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हो। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल, हीरे का टेट्राहेड्रल। बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है। इस बार 2022 का जो एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया आपके एग्जाम में, किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट यानी पॉइंट डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट और डेंसिटी को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो कौन सा डिफेक्ट है? शॉर्ट के डिफेक्ट। इसमें बताया था ना कि इसका एक ट्रिक बताए थे, हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ, ले 100 टकिया गाँव 2 रुपया, ठीक है। ले 100 टकिया, 100 टकिया और गाँव 2 रुपया, ठीक है। यानी शॉर्ट की डिफेक्ट में दोनों जाएगा, केटायन और एनायन। तो केटायन एनायन गायब हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस युग में चतुष्फलक एवं अष्टफलक रिक्ति बनता है? तो वही है HCP और CCP में बनता है। FCC घनीय कोष्टक में हर फलक पर का परमाणु कितने कोष्टक में साझा करता है? तो ध्यान दो, सब बता देते हैं। कोने पर वाला 8 के साथ, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 लिखते हैं। फलक यानी फेस वाला 2 के साथ, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 लिखते हैं। और बॉडी सेंटर पे जो रहेगा वो सिर्फ 1 के साथ, तो किसी के साथ कंट्रीब्यूशन में नहीं रहता। तो पूछ रहा है कि कोने फलक पर वाला कितना के साथ? 2 के साथ हो जाएगा, 2 इकाई कोष्टक हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड में देखो, बहुत अच्छा सवाल। सोडियम ऑक्साइड में Na2O, बताओ तो इसका नाम कमेंट करके, किस प्रकार का स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको किस प्रकार का बोलते हैं? रॉक साल्ट टाइप बोलते हैं कि फ्लोराइड टाइप बोलते हैं कि एंटी फ्लोराइड बोलते हैं? कमेंट करके बताओ Na2O का क्या नाम है। तो बोल रहा है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो देखो, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले CaF2 में बताओ कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और फ्लोरीन का कितना होगा? तो कैल्शियम का 8 होगा और फ्लोरीन का 4 होगा। उसी तरह से ZNS में पूछ ले कि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होगा, सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला सारा खल्लास हो गया, देख लेंगे। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक में व्यवस्था की कुल संख्या होती है, तो टोटल 14 होता है। ब्रेवियस लैटिस टोटल कितना होता है? 14 होता है। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के। जिंक ब्लेंड में जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी बताएं 4 होता है। हीरा के 1 यूनिट में सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 4। अंतः केंद्रित परमाणु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है? तो इसका भी 8 होता है। वही सवाल रिपीट हो रहा है, आसान है। देखो ये अच्छा सवाल है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है कौन? सिलिकॉन। सिलिकॉन से सौर सेल में इसी का यूज होता है। ट्रांजिस्टर रेडियो चिप जो होता है ना, चिप मेमोरी, वो भी इसी का बना होता है, सिलिकॉन का, ठीक है। तो इतना चीज इससे याद रखना। सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है, 14 का। और ये एक प्रकार का क्या है? सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। अभी सिलिकॉन में अगर वर्ग 15 वाला कोई मिला देते हो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे इसको। और सिलिकॉन में 13 वर्ग का कोई मिला देते हो
तो फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे इसको। आज ही किए थे इसको क्लास में। निम्न में से कौन सा क्रिस्टल एक से अधिक ब्रेविस जालक को चिन्हित करता है? तो हिंदी में लिखा हुआ है, देखो, मोनोक्लिनिक में एक होता है, हेक्सागोनल में एक होता है, और देख लो ना यहाँ पे CTORHMT, इसके चक्कर में मत रहना, ठीक है। क्यूबिक में 3 2 4 1 1 2 1, यहाँ पे क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का मतलब एकांताक्ष होता है, तो डी में एक से ज्यादा है। डोपिंग के द्वारा किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं? डोपिंग वही तो है कि वर्ग 14 में, वर्ग 14 का तत्व ले लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसमें वर्ग 15 वाला कोई मिला दो तो बनेगा एन टाइप, और 13 वाला कोई मिला दो तो पी टाइप, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग, और डोपिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक दोष। तो डोपिंग के द्वारा किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है। यहां पे आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक दोष। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में Cs प्लस और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 8। सीजियम क्लोराइड, देखो, सीजियम प्लस Cl माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 8 और इसका भी। सीजियम प्लस का R प्लस रेडियस होगा 169 पिकोमीटर और इसका होगा 181 पिकोमीटर। सीजियम क्लोराइड कैसी स्ट्रक्चर बनाता है? BCC बनाता है। ये सब तो आपको सब देख के पता चल रहा होगा कि सब तो फोड़ देंगे अगर एग्जाम में आएगा तो फोड़ दोगे कब? जब याद रहेगा, ठीक है। अभी पढ़ रहे हो इसलिए याद है, तो बार बार देखना वीडियो को, ठीक है। चलो यहां बताओ, Na प्लस का 95 पिकोमीटर और इसका 181 पिकोमीटर। सिरा की लंबाई क्या है? तो 4FCC हम बताए हैं, 4FCC R प्लस R माइनस इक्वल टू A/2, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू R प्लस R माइनस, तो 2R प्लस कितना है? 95 और R माइनस 181, जोड़ दो। A इक्वल टू आ गया 5 1 6 और 18 और 9 27 और इंटू 2, 6 दूनी 12 के 2, 7 दूनी 14, 15 के 5, 2 दूनी 4 हो गए 552 पिकोमीटर, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा 552 पिकोमीटर। लेकिन एक फॉर्मूला आपको हम बता देते हैं, 4BCC, FCC के लिए आया तब तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, R प्लस R माइनस इक्वल टू A/2। BCC के लिए लगाना R प्लस R माइनस इक्वल टू √3A/2, ठीक है, √3A/2। और सिंपल के लिए भी, सिंपल यूनिट सेल के लिए भी यही वाला लगेगा, FCC वाला। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। अच्छा खासा क्वेश्चन था इसमें। R त्रिज्या वाली किसी धातु की FCC इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का कुल आयतन होता है। कुल आयतन मतलब समझे, इकाई सेल में जितना भी एटम प्रेजेंट है उसका कुल वॉल्यूम कितना होगा। तो अरे FCC है तो Z इक्वल टू कितना होगा? 4 होगा। तो टोटल वॉल्यूम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 16/3 पाई आर। सिर्फ कि जो एटम प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो 16/3 पाई आर क्यूब, बी हो जाएगा। इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है भाई साहब। कॉपर 361 पिकोमीटर इकाई सेल लंबाई वाले FCC बनाता है। FCC
तो हम जानते हैं R इक्वल टू ए बाई 2 रूट 2। एज लेंथ दिया है कितना 361 बटा 2 गुने 1.4141 ठीक है। तो 361 बाई 2828 भाग दोगे कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। 127 सोल्व करोगे तो लगभग 127। तो याद रखना एफसीसी के लिए रेडियस होता है ये R इक्वल टू ए बाई 2 रूट 2, बीसीसी के लिए R इक्वल टू √3 a बाई 4 और सिंपल के लिए R इक्वल टू a बाई 2। ध्यान रखना 100 परमाणु द्रव्यमान रखने वाले किसी तत्व की संरचना बीसीसी है, सीरा की लंबाई दिया है, घनत्व ज्ञात करो। देखो अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू जेडएम बाई एन ए क्यू होता है। तो जेड कितना है, कैसा है, कहां पे लिखा है बीसीसी, यहां पे बीसीसी है। तो बीसीसी है तो जेड 2 हो जाएगा। मोलर मास दिया है 100, मोलर मास 100, एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 ले लेते हैं और किनारे की लंबाई 400 पिकोमीटर। तो सेंटीमीटर में दिया है तो उसको सेंटीमीटर में बदलो तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो कर दो 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब। एक क्वेश्चन बनाए हम लोग पहले भी। तो 200 और इधर हो गया 6 इंटू 64 और इधर हो गया 23 में से 24 गया तो -1 ठीक है, -1 ऊपर जाएगा तो प्लस में, यानी ऊपर हो गया 2000 और नीचे हो गया 6 इंटू 64। सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क सॉलिड है, हीरा। नेटवर्क सॉलिड का मतलब क्या, कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस, तो हीरा है। की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो यहां पे लिख लेना आंसर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो क्या होगा, मुक्त सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। द्विविमीय वर्ग निविड संकुलक में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो ध्यान दो 2 डायमेंशनल की जब हम बात करते हैं तो 2 आता है, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। तो स्क्वायर जब आएगा तो संरचना याद रखना ए टाइप और कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 4। 2 डायमेंशनल स्क्वायर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल आएगा तो ए बी टाइप स्ट्रक्चर होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अब 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो 3 डायमेंशनल में 3 याद रखना, 3 डायमेंशनल सिंपल, 3 डायमेंशनल एचसीपी और 3 डायमेंशनल सीसीपी या एफसीसी। तो सिंपल में कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 6, एचसीपी में 12 और सीसीपी या एफसीसी में 12। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से एक बार दूसरे टाइप का आया, कहानी खत्म। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है, आज पढ़ाए हैं भाई साहब, आज क्लास में पढ़ाए। तो पारामैग्नेटिक में हमको बताए थे कि क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो डिस्कस करके बताए थे, कैसे पता करेंगे। फेमस एग्जांपल है पारामैग्नेटिक का O2 जो कि एक एक्सेप्शन है। निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो याद रखना आयरन, कोबाल्ट, निकेल और एक क्रोमियम डाइऑक्साइड CrO2 ठीक है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल और CrO2
फेरोमैग्नेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और ये बार बार पूछता है एग्जाम में, क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना, फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय में आयरन, कोबाल्ट, निकेल और क्रोमियम डाइऑक्साइड। वर्ग 12-16 का यौगिक है। देखो इसमें से देख के बताना है वर्ग 12-16 का यौगिक कौन है। एक मिनट छोटा करते हैं इसको। देखो वर्ग 12-16 का यौगिक, तो देखो तो जिंक वर्ग 12 का तत्व है और सल्फर वर्ग 16 का तत्व है। तो जिंक सल्फाइड वर्ग 12-16 का यौगिक होगा। इंडियम वर्ग 13 का है और एंटीमनी 15 का है। याद आ रहा है, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल थी। एल्युमिनियम 13 का है और फास्फोरस 15 का है। ठीक है, गैलियम 13 का है और आर्सेनिक 15 का है। वर्ग 13-15 का यौगिक है। और ये सब सवाल जितना जो है ना इस तरह का, वो सब कहीं ना कहीं आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। 13-15 इंडियम 13 का है और एंटीमनी यही हो जाएगा 13-15 का। ये तो हो गया कौन 12-16 का। कैडमियम, जिंक, कैडमियम और आयरन, बोलो कैडमियम नहीं मिला, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों 12 का है। ठीक है, तीनों का डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, D10 होता है, इसका भी इसका भी इसका भी। तो तीनों के तीनों ये क्या होगा, डाई मैग्नेटिक होगा। तो चलो इससे रिलेटेड इतना चीज बता दिए, याद रखना। ठीक है, जिंक डाई मैग्नेटिक है, कैडमियम डाई मैग्नेटिक है, मरकरी डाई मैग्नेटिक है। अच्छा, डी ब्लॉक में होते हुए भी डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, संक्रमण तत्व। लेकिन यही तीन वो जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरा हुआ होता है। चलो इतना चीज बता दिया। विद्युत रोधी पदार्थ की चालकता, कुचालक के बारे में पूछा जा रहा है, तो देख लो। कुचालक, विद्युत रोधी मने कुचालक, क्या बताए थे, 10 के पावर -20 से 10 के पावर पर ओम पर मीटर। उसके बाद चालक का पूछेगा, तो 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर। और अर्धचालक का पूछेगा, सेमीकंडक्टर का, तो 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 पर ओम, ध्यान रखना। और लास्ट में देखो यहाँ पे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। बस इसी बात के साथ लगता है कि हमारा सॉलिड स्टेट खत्म, सॉल्यूशन का आ गया। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे जब सॉल्यूशन चैप्टर बिलियन पढ़ लेंगे तब। तो एक बार वीडियो को देख लो अभी, और एक बार एग्जाम के टाइम में देख लेना, आपका पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जाते जाते अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके और घंटा बजा देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।